नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 2, उसके अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। क्या यह सुनकर आपके मुंह में पानी आया? आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे जो बहुत ही रोचक भी है और बहुत ही शिक्षाप्रद भी है, तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। बीच बीच में मैं आपको इसके अर्थ से रूबरू भी करवाऊँगा। तो बस देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। आपने देखा होगा ना बच्चों, कई बार अलग अलग मौसमों में अलग अलग लोग आते हैं और इसी तरह से अपने सामान बेचते हैं ठेलों पर। तो वह जब सामान बेचते हैं तो एक अलग ही अनोखे मधुर अंदाज में गाते हैं, अपना गीत गुनगुनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया है खिलौने वाला, वैसे ही आइसक्रीम वाला, है ना। उसी तरह से इस अध्याय का नाम भी है मिठाई वाला। तो बताया गया है कि किस तरह से बच्चे जो है इकट्ठा हो जाते हैं जल्दी कि क्या है, क्या क्या लेके आए हो, और वह जो है अपनी खिलौने की जादुई पोटली खोल देता है। फिर आगे लिखा है कि बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। अब यहाँ से जो है कहानी शुरू हो गई है, तो ध्यान दीजिएगा। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल है। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला।
रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुल्ली और हम भी लेंगे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इसी समय मेरे पास, एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरलिया वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। फिर 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजान उलंबित केश राशि सुखा रही थी, यानी अपनी बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी।
रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोलभाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बच्चों अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मिठाई वाला क्या कह रहा है। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यह लिखी है भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी थी, है ना, और मन मोह लिया हमारा भी इस कहानी ने। अब आ जाते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यास की ओर। बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे किस चीज़ की? भाषा की बात की। मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग किया गया है बच्चों। अब आप बता सकते हैं कि वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? संज्ञा भी है और
विशेषण भी है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ये जो वाक्य है, इसमें ठो के प्रयोग की ओर ध्यान आप दे सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में जो है इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली, इस तरह से ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में आप पता कर सकते हैं कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा होता है। ठीक है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, है ना? ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, फेरी वालों की आवाज़ें केवल पढ़ने के लिए है, इसलिए पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर हम प्रश्न अभ्यास की बात भी करेंगे। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ में और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी तो गाकर बेचते थे। किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाज़ारों कूचों में फेरी वालों की आवाज़ें सुनकर ऐसा लगता था कि इस्फहान के शायर चौक में गज़ल पढ़ रहे हैं। दिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि यहाँ हर आदमी, चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। फेरी वाले जो भी आवाज़ लगाते वह आम तौर पर उनका अपना आविष्कार होता, या अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ जोड़ लेते, लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनंद आता। आदमी को अगर चीज़ ना भी लेनी होती तो भी फेरी वाले की आवाज़ सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। फेरी वालों का गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुगलों के ज़माने में शाहजहां के काल से शुरू हुआ। शाहजहां की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचें, ताकि घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें न देख सके। गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता, केराने के लड्डुआ, सरौली की बहार, लड्डू हैं पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। खरबूजे वाला लहक कर गाता और सबसे बाजी ले जाता। नन्हे के अब्बा चक्कू लाना, चक्के लेना, सच्ची कहना फीके या मीठे। बीच में कोई शकरकंद वाला बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी। ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता, लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरियाव से। ये जो रचना है इतनी खूबसूरत लिखी है, महेश्वर दयाल की पुस्तक से ली गई है, दिल्ली जो एक शहर है उससे। तो अब बच्चों हम बात करते हैं इस अध्याय को, जब हमने इतने अच्छे से समझ लिया है तो इसके अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास में देखिए हमारे सामने जो है, सबसे पहले जो प्रश्न हमें दिए हैं वो दिए हैं हमें कहानी से, है ना। तो प्रश्न 1 क्या है? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो देखिए इसका उत्तर जो है, हमने अध्याय में बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा है बच्चों, और अब जो है हम इसका उत्तर सटीक ढंग से कैसे लिख सकते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने उत्तर लिखा है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था जिससे कि वह बच्चों को भी तरह तरह की चीज़ें देकर लुभा सके। कभी खिलौने वाला बनकर आता तो कभी बांसुरी वाला और कभी मिठाई वाला बनकर आता था, और वह बच्चों की मधुर बोली का आनंद लेता था और उन्हें भी आनंदित करता था। वह महीनों बाद इसीलिए आता था क्योंकि वह और जगहों पर भी घूमता था। बाकी हम यह तो जानते ही हैं कि उसके भी बच्चे थे जो किसी त्रासदी की वजह से नहीं रहे थे, और उसका ऐसा मानना, ऐसा सोचना था बच्चों कि शायद उसके भी बच्चे जो थे वो भी कहीं ना कहीं वापस से ऐसे ही किसी घर में आए होंगे और कहीं ना कहीं वह उनको भी खुश कर रहा होगा, है ना। यह हमने अध्याय में भी देखा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो इसका उत्तर आप कैसे दे सकते हैं कि मिठाई वाले की आवाज़ और उसका सामान बेचने का जो तरीका था, और लोगों में घुल मिल कर उनकी ज़रूरत के अनुसार उनसे बात करना, और
उन्हें सामान बेचना, इन्हीं गुणों के कारण बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। और एक और चीज़ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं उसकी सुरीली आवाज़, है ना, जिस लय में वो बोलता था। इसके बाद में लिखा है प्रश्न 3 में कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि विजय बाबू बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है ना। यह तो ग्राहक का दस्तूर है ग्राहकों का, कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी इसका असली दाम 2 पैसा ही है। तो अब ये प्रश्न 3 भी हो गया। अब प्रश्न 4 में देखिए क्या लिखा है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो इसके उत्तर में आप क्या दे सकते हैं कि जब भी खिलौने वाले की आवाज़ सुनाई देती, बहलाने वाला, खिलौने वाला, सुनने वाले एक बार ज़रूर अस्थिर हो जाते और उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती और गलियों और छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और अठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी खिलौने की पोटली को खोल दिया करता था। मैंने वही भाषा का उपयोग किया है उत्तर में जो कि पाठ में लिखी है। फिर प्रश्न 5 में क्या पूछा गया है हमसे बच्चों कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो अब इसका उत्तर भी देखिए, पाठ में दिया था कि नगर की प्रत्येक गली में मुरली वाले का मृदुल स्वर सुनाई पड़ते, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आ गया। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, इसीलिए मुरली वाले की आवाज़ सुनकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 क्या है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया था। तो देखिए इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि रोहिणी ने जब मिठाई वाले से पूछा कि कभी तुम खिलौने वाले, कभी मुरली वाले और अब मिठाई वाले बनकर आए हो, इस प्रकार व्यवसाय बदलकर तुम्हें क्या मिलता है, तब मिठाई वाला भावुक हुआ और बोला कि कुछ नहीं, खाने भर को मिल जाता है, उसके साथ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिल जाता है। मेरा भी भरा पूरा संसार था, पत्नी बच्चे थे, मैं बहुत बड़ा आदमी था, मेरा सब कुछ मिट गया, अब मैं अकेला हूँ और इन बच्चों में ही अपने अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ये मैंने अभी आपको पहले प्रश्न के उत्तर में भी समझाई थी ये बात। फिर प्रश्न 7 है बच्चों, प्रश्न 7 में क्या दिया है कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो ऐसा क्यों कहा इसको थोड़ा समझिएगा, गहरी बात है बच्चों कि मिठाई वाले ने कहा कि इन बच्चों में मैं अपने बच्चे देखता हूँ, पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। उसने मिठाई की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहते हुए चला गया कि इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा। ठीक है, ऐसा आप उत्तर इसमें दे सकते हैं बच्चों। इसके बाद में अगला देखिए, प्रश्न 8 जो है वो दिया हुआ है क्या कि इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है कि आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, यदि करती हैं तो क्यों, आपकी राय में क्या यह सही है। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में ना रोहिणी चिक के पीछे से इसलिए बात कर रही है क्योंकि उस ज़माने में औरतें किसी बाहरी आदत से सामने आकर बातें नहीं करती, आदमी से सामने आकर बातें नहीं करती थी। आज भी बहुत से छोटे शहरों या गांवों में औरतें किसी बाहरी आदमी के सामने नहीं आती, लेकिन बदलते माहौल में आज औरतें किसी भी आदमी के सामने आकर उससे बात करती हैं, उसकी बात सुनती हैं और अपनी बात रखती हैं। ये काफ़ी हद तक सही भी है और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ज़्यादा ठीक भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्या, अगला प्रश्न जो कहानी से आगे के अंतर्गत आएगा, प्रश्न 1 कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और उस पर एक और कहानी बनाइए। अब देखिए ये तो कहानी बनाने का काम है तो ये तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। बाकी एक हिंट के तौर पर पहले वाली जो लाइन है वो ऐसे लिख दी है मैंने कि मिठाई वाले का भरा पूरा संसार उजड़ गया था, वह भी अपने नगर का संपन्न व्यक्ति था, पर समय के साथ उसका सब कुछ छिन गया। अब इसके आगे आप अपनी समझ के अनुसार कहानी निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 में भी क्या लिखा है कि
हाट, मेले, शादी आदि योजनाओं में कौन-कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उनको सजाने बनाने का किसका हाथ होगा, उनको सजाने बनाने में, उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो ये भी योग्यता अनुसार काम है, आप स्वयं से कीजिएगा कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं, है ना? और आपके मन में फिर उनके प्रति क्या-क्या कल्पनाएँ जागती हैं। प्रश्न 3 है, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएँ ढूँढिए और पढ़िए। तो ये काम भी आपको किसी लाइब्रेरी में जाकर या इंटरनेट की मदद से स्वयं ही करना है। आपके पास पुस्तक है तो आप उसकी सहायता से भी ये काम कर सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, रोचक भी था, शिक्षाप्रद भी था। तो बस देरी किस बात की है, अभी आप इस वीडियो की लिंक को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, परिजनों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी बच्चों, अगली नई जानकारी में, अगले नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।